देखना, आपको फंक्शन दे रखा है x³ माइनस 3x, ठीक है, और आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ट्राई करो उसको। बाप रे, क्या क्या आंसर आ रहे हैं यार। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो क्या करो, देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तब आती है जब डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हमें पहला काम तो यही करना है कि डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर इक्वेट करना है। डिफरेंशिएट करा और उसको जीरो के बराबर इक्वेट करा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे ना तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 3 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको अपन जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। ये 3 कॉमन होगा और जीरो के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 और वहां पर आ जाएगा जीरो। यहां से x² की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x² इक्वल टू 1, इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है कि x की वैल्यू +1 के बराबर हो, और इसका एक सॉल्यूशन ये आएगा कि x की वैल्यू -1 के बराबर हो। इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चेक करते ही नहीं है, कुछ लोग डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। जो वैल्यू ये आई ना, x की जो वैल्यूज आई ना, वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू पहले 1 पुट कर दी, x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा अगर मैं, तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3, y की वैल्यू हो जाएगी -2। x को अगर मैं 1 के बराबर पुट कर देता हूं तो, अगर x को मैं -1 पुट कर देता हूं तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, और यहां पर -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 2, ठीक है। लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, x की दो वैल्यूज आती है, वो दो वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
जो ज्यादा वैल्यू आ रही है वो अपना मैक्सिमा होगा, और जो कम वैल्यू आ रही है वो अपना मिनिमा होगा। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अपन डबल डिफरेंशिएट क्यों कर रहे थे? चेक करने के लिए कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है। हमने अब की बार चेक करा ही नहीं, हमने क्या करा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है, जहां पर वैल्यू ज्यादा आएगी वो मैक्सिमा है, जहां पर फाइनल वैल्यू कम आ जाएगी वो मिनिमा हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो बस जल्दी सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद एक सवाल और करते हैं। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। फोर एक्स तो लिखा ही नहीं है भाई। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। मैक्सिमम 10 और मिनिमम आ रहा है माइनस का, मैक्सिमम 19 आ रहा है और मिनिमम माइनस का 39। ठीक है, सिंपल सा है। पहले तो डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर दो। जहां पर भी मैक्सिमा के बारे में बात हो, मिनिमा के बारे में बात हो, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर तो इक्वेट करना ही है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², यहां आ जाएगा माइनस का 12x और यहां पर आ जाएगा प्लस का 9। इसको करेंगे जीरो से इक्वेट। ठीक है, 3 को कॉमन निकाल के नीचे लेके जा रहा हूं। 3 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ x² बचेगा, यहां पर बचेगा 4x, यहां पर बचेगा 3 और जो 3 नीचे जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब इन वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा आ सकता है या मिनिमा आ सकता है। ठीक है, x की इन वैल्यूज पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा आ रहा होगा। अब क्या करना है, चेक वेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 15। इसकी वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19 के बराबर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, 3 पुट करो तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। यहां पर 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 27 और प्लस में आ जाएगा 15। तो ये तो आंसर आ रहा है 15 के बराबर। सही करा है ना मैंने, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ, तो यहां से x की वैल्यू 1 पे इतना आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 3 पे इतना आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये मिनिमा है, ये कम वैल्यू है, ये कम आ रहा है तो ये होगा मिनिमा, और यहाँ पर आंसर ज्यादा आ रहा है तो ये होगा मैक्सिमा। आसानी है ना? ये हो जाने के बाद फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कितने लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको? कितने लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको? डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम लोग? क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? इसका इसका आंसर याद करा है क्या अपन ने? इसका आंसर याद करा है क्या कि अगर a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है, अगर a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है तो उसकी डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू याद करिए। मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर आ जाएगा √2। बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन से भी आंसर आएगा, लेकिन जो चीजें याद है उसको यूज कर लेना चाहिए, और क्या। करके बताऊं क्या मैं, डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी?
चल देखना, पहले तो ये बताओ, ये छाप लिया ना, ये तो हो गया ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, y दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना होती है, तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। कर दो डिफरेंशिएट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएट करा, जीरो से इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस एक्स को नीचे उतारो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा, और वहां पर बचेगा 1, इसको नीचे उतार देंगे तो यहां पर 1 बच जाएगा। इक्वेशन बन गई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू 1, साइन बाय कॉस की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब tan x की वैल्यू 1 के बराबर है। और tan x की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, tan x की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो। और भी कोई एंगल पॉसिबल है क्या, देखना यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, ए एस टी सी, ठीक है। tan की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, tan की पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ सकती है, इस क्वाड्रेंट में आ सकती है, सब पॉजिटिव है इसमें तो, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन होगा कि यहां से x की वैल्यू क्या आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, x की वैल्यू क्या आ जाए, 45 डिग्री के बराबर आ जाए। और दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं निकालूंगा ना, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं tan के अंदर 180 प्लस थीटा लिखता हूं, tan के अंदर 180 प्लस थीटा लिखता हूं, तो वो वापिस से tan का tan में कन्वर्ट हो जाता है। 180 प्लस थीटा जब भी अपन लिखते हैं तो वो उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि tan 180 प्लस 45 की वैल्यू tan 45 के बराबर होगी, ऐसा लिख सकते हैं अपन, और इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। तो जो दूसरा एंगल आएगा, जो दूसरा एंगल आएगा वो 180 प्लस 45 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है, tan x की वैल्यू 1 के बराबर आई, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आंसर पता है 45, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आंसर होगा वो होगा 180 प्लस 45, ठीक है। अब हमें यह पता चल गया कि x की इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, वो वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूं तो आंसर आ जाएगा √2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूं यहां पर, तो आंसर आ जाएगा √2, जो कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर मैं 180 प्लस 45 करता हूं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों नेगेटिव होने की वजह से यहां पर आंसर नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और वैल्यू आ जाएगी √2, माइनस का √2, मैक्सिमम वैल्यू प्लस √2, मिनिमम वैल्यू माइनस √2, यहां से आया था वो, ठीक है। अभी हमें इतनी मैथ की जरूरत नहीं है, हमने तो डायरेक्टली इसका आंसर ही याद कर रखा है ना। तो अपन डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जहां पर भी देखे देखे फॉर्मेट यूज हो, वहां मेथड की चिंता नहीं करना, जो याद है वो यूज कर लेना।
जो आसान पड़े वो करना है, ठीक है। इसको नोट कर रहे हो क्या? इसको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर रहे हो? कर रहे हो तो कर लो। मैथ में जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, मैथ में जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो सर तुम्हें एक किसी और मेथड से बताएंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बगैर डिफरेंशिएशन के। हाँ भाई, आगे देखें। हाँ, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट तो पूरा हो चुका है। अब इसमें मैं डिफरेंशिएशन की एक और एप्लीकेशन बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और भी एक काम आता है, वो बता रहा हूँ। जैसे क्या है ना, कंसिडर करो एक पार्टिकल मूव कर रहा है। कंसिडर करो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है या फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो दे रखा है सम टी स्क्वायर प्लस 4t के बराबर, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कुछ टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे से एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपना बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसी इक्वेशन दे रखी है अपने को, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं dx अपॉन dt निकालता हूं तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? dx अपॉन dt ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dx का मतलब क्या है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। dx का मतलब क्या है? x मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर उसके आगे d लगा हुआ है इसका मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहां पर भी ये d लगा होगा ना, उसका मतलब अपन छोटे से चेंज के बारे में बात करेंगे। याद हो तो स्टार्टिंग में देखा था अपने सीकेंट, सीकेंट थी, उसके बाद उसको मैं पास में लेके आया था, ठीक है। जब मैं छोटा कर रहा था तो डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया था अपन ने, ठीक है। तो जब किसी भी क्वांटिटी में बहुत छोटा सा चेंज आएगा तो वहां पर डी टर्म का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dx रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dx रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटा सा टाइम, ठीक है। तो dx बाई dt ये हमें क्या बताएगा? क्या ये हमें वेलोसिटी दे देगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। और किस इंटरवल में वेलोसिटी देगा ये वो छोटे से टाइम के अंदर वेलोसिटी दे देगा। अरे हाँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो वेलोसिटी मिलती है। अगर मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट को छोटे से टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। और ये वेलोसिटी किस समय के लिए मिलेगी? पूरे की पूरे समय के लिए मिलेगी या सिर्फ इतने से समय के लिए मिलेगी? छोटे से समय के लिए मिलेगी वेलोसिटी, है ना। और छोटे से समय के अंदर जो वेलोसिटी मिलती है, क्या उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं?
ऐसा कुछ सुना है, ये वर्ड सुना है इंस्टेंटेनियस? जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको एक स्पीड बताता है, गाड़ी का स्पीडोमीटर एक स्पीड बताता है। वो स्पीड पूरे के पूरे मोशन की होती है या उस समय गाड़ी की स्पीड होती है? वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में गाड़ी की स्पीड होती है, थोड़े समय बाद स्पीड चेंज हो जाती है, फिर थोड़े समय के बाद स्पीड चेंज हो जाती है। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्पीड है, थोड़े समय के बाद क्या होगी, वो स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो डिफरेंशिएशन अपने को क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं डीवी अपॉन dt। मैं लिख रहा हूं डीवी अपॉन dt। डीवी अपॉन dt का मतलब क्या है? डीवी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। डीवी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। है ना? और dt मतलब क्या, dt मतलब छोटा सा टाइम। dt मतलब क्या, छोटा सा टाइम। और क्या ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है? ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन भी कौन सा आएगा, वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कौन सा आएगा, इंस्टेंटेनियस आएगा। क्योंकि हम बहुत छोटे से टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरी जर्नी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पता लग जाती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यहां पर हेल्पफुल है। और जब अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू करेंगे, मतलब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोल सकते हो 0 नंबर वाला चैप्टर। ठीक है, जब फिजिक्स का पहला चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स, उसमें ये सब का यूज होगा। सो डिफरेंशिएशन अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे सकता है, इस तरह की क्वांटिटीज दे सकता है। अच्छा, इसके बाद है ना, एक एग्जांपल और समझना, देखना यहां पर। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की एक रेडियस है, वो रेडियस जो है ना वो टाइम के साथ बढ़ते जा रही है। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है 5 + t। रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है 5 + t। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये अपने को रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच एरिया चेंजेस। फाइंड द रेट एट विच एरिया चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले रेट के बारे में बात करो। रेट मतलब क्या? सुना, पहले ना जो अपने को पता है अपन उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अब देखना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट हमने 9 में सुना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी चीज का रेट निकालना है, अगर आपको किसी भी चीज का रेट निकालना है अगर आपको, तो आप उस चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है ये निकालना है, तो मैंने क्या करा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो वो निकालने के लिए अपन एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या काम आता है, रेट मेजर करने के काम आता है, ठीक है। अगर आपसे बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अगर ऐसा लिखा हुआ आपके सामने, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। उससे आपको पता लग जाएगा कि एरिया कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में कितने अमाउंट से एरिया चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको निकालते हैं अपन। एरिया लिख सकते हैं क्या अपन, एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। उन लोगों ने क्या पूछा है, उन लोगों ने एरिया नहीं पूछा है, उन लोगों ने पूछा है कि रेट एट विच एरिया चेंजेस, ठीक है। तो अगर आपको रेट निकालना है, जिस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, तो आप एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको तो एज इट इज लिखने दे देंगे। इसके बाद ये आपको x की पावर n दिखाई देगा, x की पावर n दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है क्या, समथिंग की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो अंदर वाली टर्म है 5 प्लस टी, उसको क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। कुछ आइडिया लगा? हाँ, बस अभी है ना, भाषा समझते जाना है, भाषा समझते जाना है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिखा हुआ है तो वो ये निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाओगे। सर टाइम को डिवाइड क्यों नहीं किया, क्यों करेंगे भाई, चेतन कहां पर भाई? सर हाँ बेटा। सर टाइम डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा लिखा है भाई डिवाइड करना है। सर मतलब रेट निकाल रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा ना उसे। रेट निकालने का मतलब क्या, कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब यहां पर अपन ने क्या करा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो रेट आ गया। यस सर।
टाइम से बाद में डिवाइड करने की क्या जरूरत है, डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लिया कि ये वो क्वेश्चन का आंसर निकालो। Find the rate of change of volume at t equals to 2 seconds. ठीक है, नाइन्टी सिक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है और टाइम भी दे रखा है कि इस समय पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोला है अगर उन लोगों ने, तो अपन वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, टी की पावर 4 तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, 4 माइनस वन मतलब 3। ठीक है, ये आ जाएगा 12 टाइम की पावर 3, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तब जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकंड यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का क्यूब, 96। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं अपन,
वॉल्यूम को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब या लीटर, इसी तरह का कुछ यूनिट होती है। तो यहां पर वॉल्यूम को अपन मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, और टाइम को अपन मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। तो इसकी यूनिट इस तरह से लिखी जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ है उसकी यूनिट लिख ली, नीचे टाइम लिखा हुआ है उसकी यूनिट लिख ली। ये भाषा दिमाग में रहेगी ना। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी क्वांटिटी मतलब उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो डिफरेंशिएशन की कितने सारी चीजें हैं। डिफरेंशिएशन से अपन स्लोप निकालना सीख जाते हैं, डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन से अपन स्लोप और ग्राफ प्लॉट करना सीख जाते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, मिनिमम वैल्यू कब आ रही है। फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी भी चीज का रेट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब कि जो भी डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा कर दो। इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं क्या होता है। जैसे आपने क्या करा, आपने एक फंक्शन लिया x की पावर 4, आपने फंक्शन लिया x की पावर 4 और आपने क्या करा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर कितना आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आ जाएगा 4x3। ठीक है, अब आप क्या करो, इस फंक्शन को उठाओ, इस फंक्शन को उठाओ और डिफरेंशिएशन जैसा ही एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फंक्शन था, डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला। अगर आप इसको वापस से इंटीग्रेट करते हो तो आपको वापस से ये मिल जाता है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलता है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से ये मिल जाएगा, इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स आता है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या काम आता था, डिफरेंशिएशन ग्राफ का स्लोप निकालने के काम आता था। डिफरेंशिएट करते थे तो स्लोप पता लगता था। अब जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना किसी चीज का, ठीक है, अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन से क्या पता चलता है। जब आप किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन से आपको ग्राफ के बीच में ये एरिया पता लगता है। ग्राफ के बीच में क्या पता लगता है,
एरिया पता लग जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, ये लिख लो, इसके आगे की कहानी कल लिखेंगे। और इंटीग्रेशन अपने को डिटेल में पढ़ना नहीं है, अपने को बहुत ज्यादा ही सरफेस लेवल पे पढ़ना है इंटीग्रेशन को। ठीक है,